प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। विद्युत कर्मियों की हड़ताल के चलते सोमवार से ही जनपद में बिजली गुल है। कई मोहल्लों में दिन से ही तो कई मोहल्लों में शाम से बिजली नदारद है। कर्मियों की हड़ताल के चलते और ऊर्जा मंत्री से वार्ता विफल हो जाने के बाद आपूर्ति बहाल होने की उम्मीदें धराशायी हो चली हैं। विद्युत संकट गहराने के बाद से नाराज जनपद की जनता सड़कों पर उतर आई है। जगह जगह प्रदर्शन व चक्का जाम कर लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की मांग की है। नगर के शारदा चौराहा व हाफिजपुर चौराहे पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर अपना आक्रोश जाहिर किया। जाम के चलते राहगीरों को आवागमन में परेशानी हुई, लेकिन कोई भी उच्चाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों ने लोगों को आश्वासन देकर जगह जगह से जाम हटाया। बत्ती गुल बवाल फूल के बावजूद स्थिति सामान्य न हो सकी। आज धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि पिछले 24 घंटों से पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में लाइट नहीं है और लाइट न होने के कारण से जो है पूरा आम जीवन अस्त व्यस्त है। खास करके महिलाएं और बच्चे जो है भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, जिनके दैनिक प्रसाधन का कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आज हमको मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा है, पब्लिक को परेशान करना पड़ रहा है, जबकि खास करके सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से यह मामला है। लगभग कितने दिन से लाइट नहीं है? 24 घंटे हो गए लाइट न होने के कारण से पूरी रात भर पूरी जनता जगी हुई है। पूरा दिन भर पानी से और जो है भूख से त्राही त्राही कर रही जनता। साइड में 30 घंटे से ऊपर हो गया। किसी भी एरिया में जो है पानी की किल्लत के चलते न किसी को भोजन मिल रहा है न पानी मिल रहा है। महिलाएं और बच्चे जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। पूर्ण रूप से पब्लिक परेशान है, जनजीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 3 दिन से नहीं। यहाँ कल से सर बिजली नहीं है, एकदम हम लोग एकदम परेशान हो गए। कभी जा रहे कह रहे 8 बजे आ जाएगा, 9 बजे आ जाएगा, आ ही नहीं रहा है। आप लोग क्या किए हैं? पूरा जाम किए हैं, कोई आ ही नहीं रहा, ना बिजली विभाग कर्मचारी आ रहे हैं, ना कोई प्रशासनिक कोई आ रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे बिजली चाहते हैं, कल से पानी नहीं है हम लोगों के पास। क्या दिक्कतें हो रही है बिजली का? अरे पानी नहीं आ रहा है, कल से हम लोग पानी ना हैंड पाइप है, कुछ नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं पानी को लेके। कल किसी तरह काट लिए हम लोग। लगा रहेगा ये जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएगा, जब तक कोई आश्वासन न मिल जाए, कब तक बिजली आएगी, तब तक कोई वो नहीं है। ये परसों रात 11 बजे से पूरे आजमगढ़ जनपद में लाइट नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के लाइट है, एसपी महोदय के लाइट है, हाईडिल के अंदर लाइट है। जनता जब कटिया कनेक्शन लगाती है तो FIR होती है। VIP कॉलोनियां हैं, उन सभी में लाइट की सुविधा है। जनता जब कटिया लगाती है तो FIR होती है। और आज जनता को बिजली काटी गई है। मैं चाहता हूँ कि FIR हो अधिकारियों के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने भी गहराए विद्युत संकट को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। बिजली कटौती से बिलबिलाए लोगों की आवाज बनते हुए विद्युत विभाग, शासन, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ खुलकर आवाज करते हुए काम नहीं तो कुर्सी छोड़ो के नारे उन्होंने बुलंद किए।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार व कर्मचारियों की लड़ाई में जनता पिस रही है। अगर शाम तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो संगठन लोटा बाल्टी बिस्तर लेकर अधिकारियों के आवास पर डेरा डाल देगा। संदेश क्या, ये एकदम पीड़ा का उबाल है। हम लोग पीड़ित हैं, आक्रोशित हैं, व्यथित हैं, गुस्सा आ रही है। हम लोग बिजली बिल अदा करते हैं, टैक्स अदा करते हैं और आज हम लोग अपने ही घर में कैद होकर न पानी है, न उससे खाना नहीं बन पा रहा है। लोग शौचालय जाने को परेशान है, कपड़ा नहीं धुला जा रहा है। आखिर हो क्या रही है? इसकी सरकार और कर्मचारियों की लड़ाई में जनता क्यों पिस रही है? जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की जिम्मेदारी बन रही हो, चाहे विद्युत विभाग की जिम्मेदारी बन पा रही है। ये कहीं न कहीं से फिलौटी है, प्रशासन की फिलौटी है। प्रशासन ने कहा था कि हम वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन नतीजा सबके सामने, जनता ने पूरा साथ दिया। 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, अरे यार हद हो गई। तो मेरे समझ से ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं तो पूरी सरकार फेल जा रही है। निंदा करते हैं, अब बस अब बहुत बर्दाश्त हो गया है और चेतावनी देते हैं अगर शाम तक बिजली नहीं आई तो घर में जिम्मेदार अधिकारी हैं जनता से आह्वान करेंगे। हम लोग तो हमारा भारत क्षेत्र जिलाधिकारी के कार्यालय पे खाना और नहाने की व्यवस्था मांगेगा। बाकी जनता से अपील करेंगे, आप भी अपने अपने क्षेत्र के एसडीओ जो भी जिम्मेदार लोग हैं, एसडीएम है, उनके घर जाइए, खाना पानी उनसे मांगिए। ऐसे भूखों मत मरिए, बिना नहाए मत सोइए। सबसे बड़ी बात कि अधिकारियों की बिजली नहीं काटी गई है, बिजली कर्मचारियों की बिजली नहीं काटी गई है और जनता एकदम त्रस्त है। ये सबसे बड़ा अफसोस है। ये दो आंख क्यों चल रही है? जो जिम्मेदार लोग हैं, सूचना मिल रही है कि बड़े अधिकारियों के घर लाइट नहीं कट रही है, विद्युत विभाग के बड़े कर्मचारियों उनके कॉलोनी में बिजली नहीं कट रही है। शायद ये लोग बिल भी नहीं देते होंगे, जनता तो बिल देती है, इनका बिल अदा नहीं होता, आम जनता बिल देती है, नहीं होता, ये आरसी लेके घूमते हैं, बिल नोटिस लेके घूमते हैं। तो बिल देने वाली जनता सड़कों पर बिना पानी के बेहाल है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का तो शायद कुछ नहीं हो सकता। जिला प्रशासन एकदम गैर जिम्मेदार रवैया, पूरा गैर जिम्मेदार है। सुबह से हम लोग एसडीएम साहब को फोन कर रहे हैं, सीयूजी नंबर नहीं उठा रहे हैं। सीयूजी नंबर न उठाना कानूनन अपराध है, ये हमारा कानून कह रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था कर रही है, कह रही कि ये लोग सीयूजी नंबर भी नहीं उठा रहे हैं। और डीएम साहब खुद तो बात करते नहीं है, पता नहीं कोई बात कर रहा है, कोई जानकारी स्पष्ट नहीं दी पा रही इन लोगों को। जो विद्युत विभाग के बड़े एमडी हैं, जो भी हैं, उनसे कम से कम कार्रवाई का जानकारी देते, कुछ शांति तो मिले हमको, उम्मीद तो जगे कितने टाइम पे विद्युत आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। आपने बाल्टी और चूड़ी बिंदी रखा हुआ, क्या संदेश है? ये फेलोर लोगों के लिए हमारी महिला टीम ने वो चूड़ी ले आई है, वो बिंदी ले आए हैं कि आप लोग लगाइए, जाइए मुजरा करिए। जनता किसी तरह से अपना पानी वानी नहीं चलेंगे, नदी में नहाएंगे हम लोग, नदी के किनारे अब वहीं बाथरूम करेंगे, वहीं ओडीएफ का सिस्टम था वहीं फेलोर करेंगे। अब क्या करेंगे दूसरा? तो बाकी तो अब शाम तक ये अधिकारियों के घर खाना, नदी उदी में नहाना इन लोगों को बाकी जिम्मेदारी। और नहीं तो हमारे क्षेत्र में वो हैं 10 ठो विधायक हैं, ये तो टोटल नकारा, टोटल नालायक हैं। 2 सांसद हैं, इनको जनता के साथ आना चाहिए। सदर क्षेत्र में हमारे विधायक हैं, कोई मतलब नहीं। इनके घर भी हम लोग दस्तक देंगे, इनके घर भी शायद कल धरना देंगे अगर लाइट नहीं आई तो। अखिलेश यादव तो हाथरस में जुटे, अखिलेश यादव तो ट्वीट खेल रहे हैं, उनको राजनीति से मतलब है जनता मर जाए। यहाँ के जनता का वोट लेके गए हैं, शायद बिरादरीवाद के नाम पे फिर उनको वोट मिलेगा, इसी उम्मीद में है, लेकिन जनता जवाब देगी। जनता पढ़ लिख रही है, जनता समझदार हो गई है। अखिलेश यादव धिक्कार रहा है आजमगढ़ जनपद कि कम से कम तुमको एक बार भी शर्म होती तो आप जनता के बीच आके कम से कम खबर तो लेते। जिम्मेदारी सबसे पहले अधिकारियों से पहले हमारे विधायक और सांसद की बनती है, सब नकारा है। तो मजा ले रहा है, मेरे समझ से ट्रांसफर पोस्टिंग में मस्त है। इसको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता को धर्म में घुमा देगा। जब जनता विकास की बात करेगी तो कहीं दूसरा बात कर देंगे। तो अब लेकिन जनता सारी चीज़ समझ चुकी है, जनता को भूख लग रही है, जनता को पीड़ा हो रही है, जनता को दवाई नहीं मिल रही, जनता कोविड से परेशान है। और बाकी अब इन लोगों के भ्रम में नहीं आने वाली, सबका पजामा उतर चुका है, सबकी क्लियर जानकारी सबको हो चुकी है। संगठन की महिला शाखा ने चूड़ी बिंदी के साथ प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन की किरकिरी की। महिला शाखा की अध्यक्षा छाया अग्रवाल ने कहा कि विद्युत कटौती से गरीब व मध्यम वर्गीय जनता परेशान है। शासन प्रशासन अगर विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं कर पा रहा तो कुर्सी छोड़े व चूड़ी बिंदी पहनकर बैठ जाए। हम लोग बिजली पानी के लिए धरना दिए हैं। 36 घंटा से हमारे शहर में बिजली पानी की कटौती है और सभी लोग के बिना पानी नहीं है, किसी के घर में बिजली नहीं है। कितनी दिक्कत हम लोग को हो रहा है। बिजली प्रशासन को कोई सुविधा है नहीं, उन लोग को कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि हाँ भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, बिजली पानी तो होना चाहिए। वो लोग बिजली पानी काट के बैठे हुए हैं। बहुत समस्या है।
बहुत समस्या है, खाना नहीं बन रही है किसी के घर में। सबके घर में तो इन्वर्टर और जनरेटर है नहीं, गरीबों के घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आखिर कहाँ से खाना बनेगा। कहीं नल नहीं है तो कहाँ से, बाहर से भी लोग, किसी की बहू बेटी बाहर से भी पानी लाएगा तो कैसे लेकर आएगा, कहाँ से लेकर आएगा, कोई सुविधा नहीं है। हमको चाहिए बिजली पानी, हमको 4 घंटे के अंदर में हमको बिजली पानी चाहिए, और नहीं तो हम लोग धरना देंगे, हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे, और नहीं अगर बिजली पानी देना है तो चूड़ी पहन के बैठे। कर्मी अभिषेक पंडित ने कहा कि हालात अब बदतर हो चले हैं, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने इस समस्या के पीछे शासन प्रशासन को सीधे जिम्मेदार ठहराया। कहा कि 34 दिनों से विद्युत कर्मी अल्टीमेटम दे रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद हड़ताल पर गए। शासन प्रशासन इसके बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में नाकाम रहा। 36 घंटे से बिजली की कटौती चल रही है। जहां मैं जिस इलाके में रहता हूं, मड़िया मोहल्ला, कल शाम से वहाँ से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मतलब इन्वर्टर हमारा बोल गया है, हम लोग अंधेरे में मोमबत्ती जला के रह रहे हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। मान लीजिए एक रात तो काट लिए, आने वाला समय कैसे कटेगा। अगर बिजली विभाग के कर्मचारी किसी बात पे नाराज़ हैं, वह अल्टीमेटम देकर हड़ताल पे गए हैं ना, तो जिला प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदय और इनके जो मातहत हैं, इन लोगों को इसका एक व्यवस्था करनी चाहिए। अगर देश के प्रदेश की सरकार को ये बात पता है कि बिजली का आंदोलन होने जा रहा है, तो बिजली कितना महत्वपूर्ण है। अगर बिजली नहीं है तो आपके मोबाइल तक नहीं चार्ज होगा, आपका कैमरा तक नहीं चार्ज होगा। कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में बिजली। आप ये मौसम देखिए, उमस भरा मौसम है, इसमें आदमी कैसे रहे। चारों तरफ नालियाँ बजा रही हैं, मच्छर हैं, रात भर मच्छर काट रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जाकर सांप निकल रहे हैं। सांप अंधेरे में डर लगता है कि पता नहीं कहाँ सांप निकल जाए। तो ये हालात बहुत ख़राब हैं। पानी नहीं है, आप इन्वर्टर बोल गया है। आप बताइए कि कैसे आम आदमी कैसे रहेगा। अगर सरकार को प्राइवेटाइज़ करना है, सरकार को बहाल करना है, सरकारी नौकरी जो भी करना है वो सरकार का हेडक है। जनता हम हैं, हम अपने बिजली का बिल देते हैं। अगर हम बिजली का बिल देते हैं तो हमें बिजली चाहिए, और इसके लिए यह सीधे सीधे मैं आरोप लगा रहा हूं प्रदेश की मुखिया पे, मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं ऊर्जा मंत्री पे, मेरा सीधे सीधे आरोप है डीएम कमिश्नर के ऊपर कि इन लोगों के लापरवाही की देन है। यह जनता के विरोधी लोग हैं, इनको जनता की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। इस नाते आज ये हम लोग की स्थिति आई कि हमें यहाँ आना पड़ गया। समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विद्युत व्यवस्था को पटरी पर लाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही सुधार की उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है कि जो एसोसिएशन है इनकी बिजली विभाग वालों के, अधिकारियों से लेकर नीचे कर्मचारियों तक, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं और बाकी कर्मचारी, लाइनमैन और हर तरह का कर्मचारी शामिल है, वो प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं। उसका असर हमारे जनपद में भी है। हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से सभी जितने भी पावर स्टेशन है सब पर सिक्योरिटी रखी गई। लाइंस जहाँ जहाँ जा रही है उनकी पेट्रोलिंग की जा रही है। जो भी पुलिस व्यवस्था हो सकती है वो सब पुलिस द्वारा की जा रही है, और कहीं कोई ऐसा सबटाज पूरे जनपद में नहीं हुआ है जो पुलिस की कमिश्स की वजह से हुआ, क्योंकि हड़ताल है और सप्लीमेंट उसका उतना नहीं है। जो कर्मचारी हड़ताल पे उनका सप्लीमेंट उतना नहीं है, इसलिए लाइट थोड़ा सा गड़बड़ाई हुई है, बिजली थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, और व्यवस्था ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आज भी हमारे और डीएम साहब के द्वारा एक मीटिंग की गई थी, और जल्दी इसमें कुछ ठीक करने के लिए आपस में बातचीत हुई है। बहुत जल्दी इसमें सुधार। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों के कार बहिष्कार के चलते जिले की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप है। सूचना के आदान प्रदान के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण मोबाइल सेवा भी लगभग ध्वस्त हो गई है। जहां टावरों से मोबाइल सिग्नल बंद हैं, वहीं दूसरी ओर चार्ज न होने के कारण मोबाइल हैंडसेट भी बंद हो रहे हैं। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने मोबाइल चार्जिंग के लिए जनरेटर से सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए दुकानदार 50 रुपये प्रति घंटा मोबाइल चार्जिंग शुल्क ले रहे हैं। दुकानों पर इस बात का पोस्टर लगा हुआ है कि मोबाइल चार्जिंग 50 रुपये प्रति घंटा। मोदी जी का नया धंधा आत्मनिर्भर भारत। ग्राहक जरूरी काम कराने के साथ साथ अपने मोबाइल को इन दुकानों पर 50 रुपये प्रति घंटा का शुल्क देकर चार्ज करवा रहे हैं। से एक्चुअल में सारी मोबाइल लोगों की चार्ज कर रहे हैं, और चार्जिंग का पैसा निश्चित है कि इनको लेंगे, क्योंकि इनका फ़ोटोकॉपी की दुकान है, और लाइट ना आने की वजह से ये पिछले कई घंटे से जनरेटर पे ही काम कर रहे हैं। तो भाई जनरेटर के खर्चे निकलने चाहिए, डीजल के खर्चे निकलने चाहिए,
जिसकी वजह से नीरज जी यहाँ 50 रुपये घंटा ले रहे हैं, तो कोई गलत भी नहीं है। कई लोग अपना चार्जिंग वगैरह करवा रहे हैं। नहीं, यहाँ चार्जिंग की मोबाइलें लगी हुई हैं लोगों की। अब ये नीरज जी जानेंगे इस विषय में, लेकिन मैं यहाँ आया था, प्रिंट आउट निकलवाया, मोबाइल भी चार्ज किया नीरज जी के यहाँ, तो नीरज जी ने हमें सहयोग अच्छा किया। आजमगढ़ में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी की नियमित सप्लाई का इंतजार अब खत्म हो गया है। मंगलवार को बैठौली बाईपास क्षेत्र स्थित आरआर फ्यूल पॉइंट पर जिले के पहले सीएनजी पंप का उद्घाटन हुआ है। इस पंप का वर्चुअल उद्घाटन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। पहले दिन उपभोक्ताओं को 65 रुपये 40 पैसे प्रति किलो के दाम पर यहां सीएनजी उपलब्ध कराई गई। पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर विजयपाल सिंह ने कहा कि जनपद की जनता को अब सस्ती, सुलभ व उच्च गुणवत्ता वाली सीएनजी यहीं उपलब्ध हो जाएगी। मार्च तक 9 स्टेशन और सक्रिय हो सकती हैं। पाइपलाइन से सीएनजी उपलब्ध होने के बाद और सस्ते दामों में यह उपलब्ध कराई जाएगी। पंप पर आरआर फ्यूल पर टोर एंड गैस के सहयोग से सीएनजी पंप का आज वर्चुअल उद्घाटन माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा किया जा रहा है। अब आजमगढ़ में सस्ती, सुलभ सीएनजी यात्रा के लिए उपलब्ध है। 24 घंटे आदमी यहाँ करके पंप से सीएनजी प्राप्त कर सकता है। उच्च गुणवत्ता और समय के साथ, पूरे प्रेशर के साथ यहाँ कंप्रेसर भी लग गया है, जिसके वजह से पूरा का पूरा प्रेशर अवेलेबल है, इसलिए यहाँ गैस भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहला आजमगढ़ जनपद का पहला सीएनजी स्टेशन चालू हुआ है ये, और 2 अपकमिंग है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर, एक बुढ़नपुर में और एक खुलने जा रहा है सरायमीर, उसमें 5-6 महीने लगेंगे अभी, लेकिन पहला स्टेशन ये आपका चालू हो गया। कुल यहाँ सीएनजी के 9 स्टेशन बनने जा रहे हैं। मार्च तक 9 स्टेशन चालू हो जाएंगे। हम लोग को जो कंपनी द्वारा आश्वासन मिला है कि पाइपलाइन भी मार्च अप्रैल तक ये पाइपलाइन के थ्रू हम लोग को सीएनजी देने लगेंगे, जिसके वजह से सीएनजी का रेट और सस्ता हो जाएगा। जैसे बनारस में सीएनजी का रेट है 10 रुपये केजी सस्ता है, यहाँ भी करीब करीब उसी के रेट में आ जाएगा, जब पाइपलाइन के थ्रू हम लोग को सीएनजी गैस उपलब्ध हो जाएगी। जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने महत्वपूर्ण समय से हम लोग को समय दिया। उद्घाटन अवसर पर मौजूद रहे एचपीसीएल के अभिजीत दीक्षित ने कहा कि जनपद में सीएनजी पंप के उद्घाटन के उपरांत जिले में सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। यहाँ पर आरआर फ्यूल पॉइंट बैठौली बाईपास वाले पेट्रोल पंप पर आए हैं। यहाँ माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा सीएनजी का इनॉग्रेशन होने वाला है। जहाँ आजमगढ़ जनपद का ये पहला सीएनजी पंप है, इससे हमारे सभी सीएनजी ग्राहकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। जैसा कि आपको मालूम है कि सीएनजी एक क्लीन फ्यूल है, इससे प्रदूषण वगैरह नहीं होता है, और भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिससे कि दूर दराज के क्षेत्रों में सीएनजी का इस्तेमाल बढ़े। उसी उपलक्ष्य में आज ये आजमगढ़ ज़िले का पहला सीएनजी पंप एचपीसीएल के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम ग्राहकों को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पहला सीएनजी पंप आज शुरू हो रहा है, और इसके साथ हम आगे भी इसी साल में जनपद में और भी 2-3 जगहों पे सीएनजी हम चालू करेंगे। तो सभी ग्राहकों से मैं आशा करता हूँ, और मैं उनको विश्वास भी देना चाहूँगा कि सीएनजी यहाँ पर भरपूर मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। पर्यावरण को ध्यान रखते हुए आप लोग अपना सीएनजी किट में अपना परिवर्तन करें गाड़ी में, और एक अच्छी एनवायरनमेंट, एक स्मोकलेस जिसको हम कहते हैं कि हम अपने आने वाले जनरेशन को दे सकें, उसके लिए आप भी अपना सहयोग करें। और अभी वो पता होगा कि वाराणसी तक आ चुका है। अब क्योंकि ये पाइपलाइन से होता है और पाइपलाइन बिछने में थोड़ा समय लगता है, कई सारी उसमें अप्रूवल्स होती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में आजमगढ़ को भी वो कवर करेंगे। फिलहाल अभी वो बनारस में इसको कर चुके हैं पूरी तरह से। देखिए, अब बहुत ज़ोरों से इस पर काम चल रहा है, और ठीक इसी तरह से हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हम जन सुविधाएं अपने लोगों को दे सकें, उसके लिए मिनिस्ट्री हमेशा काम कर रही है। आजमगढ़ के सिधारी थाना पुलिस ने 2 अंतर जनपदी चोर व एक सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर उनके पास से सोने चांदी के 1.5 लाख के जेवरात, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों चोर बिहार के बक्सर जिले के मूल निवासी हैं, जो सिधारी में रहते हैं। ये दोनों आजमगढ़, मऊ, जौनपुर और आसपास के जनपदों में चोरी करके चोरी का माल सुनार को बेचते थे। एसपी ने बताया कि चोरी का माल खरीदने वाले एक सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। इन चोरों के घर की महिलाएं भी चोरी में सहयोग करती हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सिधारी थाना पुलिस ने शाहगढ़ के सामने बगिया से रामा खरवार निवासी शांतिनगर बस स्टैंड बक्सर, थाना मॉडल जनपद बक्सर
बमजी खरवार निवासी बिहिया धरहरा थाना बिहिया जनपद आरा व दिनेश कुमार वर्मा निवासी मुंशीपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस सफलता पर एसपी ने 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा किया। ये आज 2 शातिर चोर पकड़े गए हैं जो कि बक्सर बिहार के रहने वाले हैं और ये यहाँ खाना बदोश टाइप के हैं जो एक झोपड़ी बनाकर रहते थे और चोरी करते थे। इनके पास से 4 चोरियों का माल, चोरी तो बहुत सारी की है लेकिन इनके पास से 4 चोरियों का माल मिला है। जिसने चोरी का माल खरीदा था वो सुनार भी मिला है और ये तीनों लोग जेल जा रहे हैं। इनके चोरों के पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं और कई लाख का चोरी का सामान इनके पास से बरामद हुआ। इस तरह के चोर मिलना बहुत मुश्किल रहता है और क्योंकि ये खाना बदोश टाइप के कहीं ये रहते नहीं है, झोपड़ी बनाकर रहते हैं, वहीं चोरी का काम करते हैं। इसके लिए थाना सिधारी पुलिस को 10,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया गया। सर ये कहाँ चोरी करते थे सर? देखिए यहाँ से लेके मऊ तक इन्होंने बताया कि बहुत सारी चोरी की है। इन्हें ये भी नहीं पता कि कितनी चोरी इन्होंने की है। यहाँ से लेके कई जनपदों में चोरी करते थे, यहाँ से जाते थे, यहाँ भी चोरी करते थे, मऊ में, जौनपुर में, तमाम जनपदों में चोरी करते थे। इसमें और भी लोग शामिल है सर? जी और भी लोग शामिल है सर? हाँ, इसमें इनके अभी कुछ औरतें भी ये काम करती हैं जो फरार हो गई हैं, अभी उनकी तलाश है। शिक्षा विभाग के 45 वर्षीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने मानसिक दिव्यांग व आंख से अंधी दलित किशोरी का लगातार शारीरिक शोषण किया। परिजनों को जब जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। आरोपी अमरजीत निवासी ग्राम हुसेपुर रामजियावन थाना महाराजगंज इस समय जमानत पर है और वह पीड़ित परिवार पर लगातार मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है। इस बीच पीड़िता ने 30 सितंबर को एक बच्ची को जन्म दिया। इस बच्ची के भरण पोषण के लिए पीड़िता ने मंगलवार के दिन पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता के साथ आए सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार सिंह ने कहा कि किशोरी बेहद गरीब परिवार से है, बच्ची का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में प्रशासन किशोरी की मदद करे या आरोपी से बच्ची के भरण पोषण का खर्च दिलाया जाए। दलित लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ। यह सरकार तो कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस दलित परिवार के साथ वह एक दलित परिवार का ही लड़का इसके साथ बलात्कार किया। 30 तारीख को इसको बच्ची पैदा हुई जो मानसिक रूप से विकलांग भी है, आंख से अंधी भी है, इसको दिखता भी नहीं है। तो हम यह गुजारिश करते हैं सरकार से कि मैंने इस परिवार की आप मदद करें। जहां आप अभियान चलाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां इस परिवार की आप क्या कर सकते हैं, आप मदद करिए। इसकी FIR वगैरह भी दर्ज हुआ? FIR 376, 506, 3, 4 यह सारे चीजें हैं जो अपराधी बाहर आके जमानत पे बेल पे बाहर है और रोज इसको धमकी दे रहा है, यह दबाव बना रहा है कि आप समझौता करिए, सुलह करिए। तो यह मानसिक रूप से एकदम विकलांग है। तो बेटी का भरण पोषण कैसे? हाँ, यही हम सरकार से चाहते हैं कि इसके भरण पोषण का इंतजाम सरकार करे या तो परिवार करे जो इसके साथ गलत किया। SPRA साहब से मिले हैं, क्या कहा? SPRA साहब से एप्लीकेशन दिए। SPRA साहब कहें कि जो होना था वो हो चुका, अब इसके ऊपर आप लोग जाइए। आपकी क्या मांग है? हमारी यह मांग है कि इस परिवार की मदद हो चाहे जहां से हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार की मदद आप लोग करें। आरोपी क्या करता है? ये आरोपी शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। 45-45 साल उम्र उसकी है। बच्ची नाबालिग।